Hello everyone, let's learn and discuss about chapter 2 sectors of the Indian economy. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसमें हम बात करेंगे भारत के तीन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने वाले डिफरेंट सेक्टर्स हैं, या हम डिफरेंट सेक्टर को मानते हुए ये मानते हैं कि सेक्टर है कितने। तो तीन सेक्टर हमारे यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेंगे और इन सेक्टर की वेरियस एक्टिविटीज़ और इनके वेरियस एग्जाम्पल और किस तरह से ये हमारे जीडीपी के लिए और इकोनॉमी के लिए रोल प्ले करते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेट्स लुक एंड सी व्हाट इन the chapter. Let's look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. These activities are happening around us very minute, even as we speak. How do we understand these activities? One way of doing this is to group them, classify them using some important criteria. These groups are also called sector. हम इन पिक्चर के अंदर, जैसे कि आप अपने चैप्टर नंबर 2 में पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, कुछ लोग सर्विसेज देने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मार्केट में बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कुछ जो है वो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। तीनों जो है वो अलग अलग एक्टिविटी के काम हैं, तीनों अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इन सब एक्टिविटीज़ को सेक्टर्स के अंदर रखा जाता है और तीनों जो सेक्टर हैं उनमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर काम करता है। टर्सरी सेक्टर सर्विस देने का काम करता है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने का काम करता है और सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर हम उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से हमने अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यहाँ नोटिस किया। There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. यहाँ पे हम अलग अलग तरह की एक्टिविटी की बात करते हैं और उनमें से कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो डायरेक्टली प्राकृतिक संसाधनों या नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कल्टीवेशन ऑफ कॉटन का, कि किस तरीके से कपास जो है, कॉटन जो है वो खेतों में उगाया जाता है और उसमें क्या प्रोसेस रहता है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो किस तरीके से काम करता है, उसमें लोग कैसे काम करते हैं और वो इकोनॉमी के लिए कैसे रोल प्ले करता है। इट टेक प्लेस विद इन क्रॉप सीजन। ये एक क्रॉप सीजन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक क्रॉप सीजन को कंप्लीट करता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। हम मुख्य रूप से, और हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन मुख्य रूप से क्लाइमेटिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर पे हम जो है वो डिपेंड रहते हैं ताकि कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके। तो इसमें हम देखते हैं कि रेनफॉल ज़रूरी है, सनशाइन ज़रूरी है और क्लाइमेट ज़रूरी है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, यानी इस प्रोडक्ट की एक्टिविटी को हम देखते हैं कॉटन को। कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट और ये नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल रूप से हम कॉटन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, खेतों से इसको निकालते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, जैसे कि हम डेयरी प्रोडक्ट को या डेयरी को देखते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एटसेट्रा। द प्रोडक्ट here milk also is a natural product. Similarly minerals and ores are also natural product when we produce a good by exploiting natural resources. It is an activity of the primary sector. Why primary? This is because it forms the base for all other product that we subsequently make, since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sector. प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्राइमरी लेवल पे सभी दूसरे सेक्टर को सेवा देने का काम करता है, यानी दूसरे सेक्टर के लिए प्रोडक्शन देने का काम जो करता है वो प्राइमरी सेक्टर काम करता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी सेक्टर से, डेयरी से, फिशिंग से, फार्मिंग से, या हम कह सकते हैं कि अगर हम मिनरल्स को निकालने का काम भी कर रहे हैं, अगर मिनरल्स को हम डग आउट कर रहे हैं, मिनरल्स को हम या और फॉर्म के रूप में मिनरल्स को निकालने का काम कर रहे हैं, तो ये काम भी हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर कर रहे हैं। और वो नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने का काम जो है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर रिलेटेड है और सभी दूसरे सेक्टर के लिए बेस सेक्टर का काम करता है।
Next number, the secondary sector cover activity in which natural product are changed into other form through ways of manufacturing that we associated with industrial activity. It is the next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop, or at home. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we make sugar or wood. We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector. हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्शन किया हुआ सामान, या हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जो हमें मिला है, नेचुरली जो हमें रिसोर्सेज प्राप्त हुए हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनको इंडस्ट्री के अंदर मेकआउट करते हैं और एक नए प्रकार का हम वहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरह के प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रखा जाता है, या फिर अपने कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रखा जाता है। जैसे मान लो मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी से ईंट जब बनाते हैं तो वो ईंट बना करके उसको जब पकाया जाता है और उसे घर बिल्डिंग्स जब बनाया जाता है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आएगा। अगर आप नेचुरली देखें, दूध प्राप्त होता है डेयरी से और वो नेचुरल प्रोडक्ट है, उससे बाद में आप बटर बना रहे हो, या आप उससे जो है वो लस्सी बना रहे हो, या आप उससे दही बना रहे हो, या आप उससे कोई और प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हो दूध से, तो ये सारा का सारा किस में आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा। आप वीट लेते हैं तो वीट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज है, और डेयरी जो अपना फार्मिंग एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड सेक्टर है उससे ये रिलेट करता है। तो हम क्या करते हैं, वीट के बाद में वीट का फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, और आटा बना करके उसके बिस्किट्स बनाए जाते हैं, या फिर उसका कोई और प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्री में बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, और फाइनली उस प्रोडक्ट को कस्टमर को, कंज्यूमर को बेच दिया जाता है, वो सेल आउट कर दिया जाता है, और इस तरह से हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर का नाम देते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर। दो एक्टिविटी पूरी होने के बाद में, अगर हम देखें प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी पूरी होने के बाद में थर्ड सेक्टर की हम बात करते हैं, थर्ड एक्टिविटी की बात करते हैं, और ये आती है टर्सरी सेक्टर में। इसको टर्सरी सेक्टर का नाम दिया जाता है। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, और ये दोनों से अलग है, दोनों से डिफरेंट है, दोनों सेक्टर से अलग है, ये दोनों से डिफरेंट है। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने में उनकी मदद करती है, उनका विकास करती है, उन सेक्टर को ज़्यादा जो है वो विकसित करती है। दीज एक्टिविटी बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और ए सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये एक्टिविटी जो है वो कोई गुड तो प्रोड्यूस नहीं करते। कौन सी एक्टिविटी? सर्विस सेक्टर वास्तव में कोई सामान प्रोड्यूस नहीं करता, वास्तव में कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ को, या फिर हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो भाग नहीं ले रहा, लेकिन ये इतना ज़रूर करता है, या फिर इतनी चीज़ इसमें ज़रूर है कि इसमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, गुड्स को सर्विस देने का काम किया जाता है। फाइनली जो प्रोडक्शन जो है होने के बाद में, इंडस्ट्रियल सेक्टर से प्रोडक्शन होने के बाद में, जब सामान की, गुड्स की सप्लाई होती है, या उनको कैरी किया जाता है, या उनको कंज्यूमर तक यूज़ करने के लिए फाइनल गुड के रूप में भेज दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। टर्सरी सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सर्विस देने का काम करती है। जैसे इसमें आपके वॉशरमैन है, बार्बर है, टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो मिल्कमैन है, या अपने होम पे जो अपने काम करते हैं वर्कर्स, जो डोमेस्टिक लेबरर्स हैं। For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would not need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shop. At time, it may be necessary to store these in godowns. We also may need to talk to other over telephone or send letters, communication, or borrow money from banks. Banking to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities.
Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर का नाम दिया जाता है. सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज. सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ एसेंशियल सर्विसेज भी, या हम कह सकते हैं कि मुख्य जो सर्विसेज हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है. नोट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ये डायरेक्टली गुड्स का प्रोडक्शन करने में हेल्प नहीं करती, यानी डायरेक्टली सामान कोई प्रोड्यूस नहीं किया जाता, लेकिन सर्विस को रेंडर किया जाता है यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, बार्बर्स, कोबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल टू डू administrative and accounting works. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become more important. तो ये सारी सर्विस सेक्टर के अंदर हम कैटेगरी को रखेंगे और इनको सर्विस सेक्टर का नाम दिया जाता है. इनको सर्विस सेक्टर के अंदर हम रखते हैं. कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप में आपने तीनों सेक्टर का डिफरेंस जो है वो देख लिया. आपने प्राइमरी सेक्टर और उसके एक्टिविटीज़, उसके एग्जाम्पल पढ़े. आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए. आपने टर्सरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर का नाम दिया गया है, उसको पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल देख लिए. अब अपने यहाँ पे क्या देखते हैं, अब अपने यहाँ पे देखते हैं कि जो सर्विस सेक्टर का काम है, प्राइमरी सेक्टर का काम है, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो तीनों सेक्टर का काम है वो कैसे आपस में जुड़ा हुआ है, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो सर्विस रेंडर का काम करते हैं, या फिर कैसे जो है उनके अंदर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हमें देखने को मिलते हैं. लेट्स सी. The various production activity in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. हम देखते हैं कि तीनों सेक्टर कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो हैं वो बहुत ही बड़े नंबर पे, बड़ी संख्या में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. ऑल्सो द थ्री सेक्टर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज. और इसके अलावा हम देखते हैं कि तीनों सेक्टर जो हैं वो बड़े नंबर पे जो इसमें लोग काम कर रहे हैं वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. इसलिए हमें यहाँ ये समझने और ये देखने की ज़रूरत होगी, और ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर के अंदर ज़्यादा सर्विसेज दी जा रही है, कौन से सेक्टर के अंदर ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, किस सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं, किस सेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है. In an economy there could be one or more sector which are dominant in terms of total production. अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ क्या देखते हैं इकोनॉमी में कि एक से ज़्यादा सेक्टर यहाँ काम करते हैं, और एक से ज़्यादा सेक्टर यहाँ डोमिनेंट के रूप में काम करते हैं. टोटल यहाँ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. वाइल अदर सेक्टर आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो वो साइज़ में बहुत स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, और वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका साइज जो है वो डिफरेंट साइज देखने को मिलता है. How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? हम ये जो वेरियस सेक्टर है इनको किस तरीके से काउंट करते हैं और इनमें हम क्या डिफरेंस, क्या वेराइटीज, क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं. With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. आप देखते हो कि बहुत सारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी सामान बनाया जाता है और सेवाएं जो हैं वो पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है. क्या आप ये सोचते हो कि सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉसिबल सी लगती है, यानी सब काम जो है वो इम्पॉसिबल सा लग रहा है? तो ज़रूरी नहीं है ये इम्पॉसिबल ही होगा, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पर्याप्त भी होगी, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सही भी होगी. इसीलिए आप वंडर कर सकते हैं कैसे कार, कंप्यूटर, नेल, फर्नीचर ये सारे बनते हैं, किस तरीके से इनका प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से इनकी सर्विसेज होती है, क्या ये सेंस बनाते हैं. यू आर राइट इन थिंकिंग सो. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, आप सही सोच रहे हैं, आप सही दिशा में सोच रहे हैं, है ना. इस प्रॉब्लम के चारों ओर घूमने के बाद में इकोनॉमी सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग द एक्चुअल नंबर्स.
तो इकोनॉमिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि आजकल किसी चीज़ की वैल्यू जो है, मूल्य जो है, उससे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। यानी आप नंबर्स में किसी चीज़ को खरीदें, एक्चुअल नंबर्स में किसी चीज़ को खरीदें, उससे ज़्यादा क्या वैल्यू है उस चीज़ की, गुड्स और सर्विसेज जो है वो क्वालिटी मेड होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट RS, यानी पर किलो रेट उसका होगा 8 रुपीज़, द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी 80,000, यानी 10,000 किलोग्राम 8 रुपीज़ पर किलोग्राम पे बेचा जाए तो उसका 80,000 वैल्यू होगा। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट RS, 10 per coconut will be RS 50,000. Similarly, the value of goods and services in the three sector are calculated and then added up. इसी प्रकार से हम देखते हैं कि चीज़ें जो है वो मायने नहीं रखती, नंबर्स मायने नहीं रखता। इकोनॉमी में हमें क्या मायने रखता है, इकोनॉमी में हमें कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वो कमा रहा है, वो ज़रूरी है। कि हम मान लो कोई एक देश जो है वो 1 लाख कार बनाता है एक साल में, दूसरा देश जो है वो 50,000 कार बनाता है एक साल में। 1 लाख कार बनाने वाला देश गरीब है और 50,000 कार बनाने वाला देश जो है वो ये मान के चलो कि वो ऑडी कार बेच रहा है। इट मीन्स उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उसकी GDP बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा कि 10,000 किलोग्राम व्हीट है, 8 रुपये किलो के हिसाब से बेच दी हमने 80,000 की, और 5,000 कोकोनट जो है वो हमने 10 रुपये पर पीस बेच दिए। तो हम यहाँ पे किलोग्राम्स में या फिर नंबर्स में काउंटिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की काउंटिंग करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि किस देश को कितना फ़ायदा हुआ, किस देश की सर्विसेज जो है उससे क्या पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, है ना। हर व्यक्ति एक प्रिकॉशन जो है याद रखो, उसको एक लेना पड़ेगा। नोट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। हर तरह की सर्विसेज और हर तरह की चीज़ जो है वो बिके ये ज़रूरी नहीं है, और वो GDP में काउंट किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेक। और इसका मतलब सीधा मतलब यही है, सीधा सेंस यही है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही इसके अंदर सेंसिबल तरीके से जोड़ा जाता है। टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर who sell wheat to a flour mill for RS 8 per kilogram. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for RS 10 per kilogram. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. It sells biscuits in the market to the consumers for RS 60, यानी 15 per packet. Biscuit are the final goods that reach the consumers. हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पे देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि गेहूं की वैल्यू भी जोड़ी जाएगी, आटे की वैल्यू भी जोड़ी जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि उस बिस्किट के अंदर जो सामान डल रहा है उसकी वैल्यू भी जोड़ी जाएगी। तो फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड्स, फाइनल सर्विसेज जो है उसकी वैल्यू को देखा जाता है और उसी के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। वहीं से हमारी इकोनॉमी या GDP जो है वो फाइनलाइज होती है। वाई आर ओनली फाइनल गुड एंड सर्विसेज काउंटेड? तो इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही क्यों काउंट किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर, in this example are intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in the making the final good. Hence the value of RS 60 for the biscuits final good already includes the value of flour RS 10. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same thing a number of times, first as wheat, then as flour and finally as biscuits. ये आपको फाइनली ये बात बताना चाहता है, हम ये समझना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि मान लो आपने प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले एग्रो बेस सेक्टर जो काम करता है उसमें हमने सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया, व्हीट।
वीट प्रोड्यूस करने के बाद में हमने प्राइमरी सेक्टर में वीट से क्या बना लिया, फ्लोर, आटा बना लिया। आटा बनाने के बाद में हमारी कंपनी ने बिस्किट बना लिया, तो हम 3 बार उसकी जीडीपी में या फिर उसकी इकोनॉमी में उसको काउंट नहीं करेंगे। ये कोई फाइनल गुड्स और सर्विसेज नहीं है। फाइनल गुड्स और सर्विसेज किस में रखा जाएगा? फाइनल गुड्स और सर्विसेज कब, जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को या प्रोडक्शन को यूज़ करता है और वो रेडी टू यूज़ है। मान लो फाइनली कोई भी प्रोडक्ट यूज़ होने के लिए पहुंच गया है कंज्यूमर के पास में, अब कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और वो उसके लिए फिर फाइनल गुड्स और सर्विसेज के रूप में काउंट होगा और वहीं से हमारी इकोनॉमी या फाइनल गुड्स के रूप में वो उसको काउंट किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। जो कोई भी फाइनल गुड है या सर्विसेज है, हर सेक्टर में अलग अलग तरीके से पर्टिकुलर ईयर में जो प्रोड्यूस किया जाता है ना, दो उसको फॉर दैट ईयर के लिए हम उसको फाइनल गुड के रूप में उसमें जीडीपी में ऐड कर लेते हैं। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और तीनों जो हमारे सेक्टर है उनमें जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इनका हम टोटल कर लेंगे, इनका हम सम कर लेंगे, इनका योग कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे और इसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जीडीपी के अंदर रखेंगे और वही देश की जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम करेगी। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। और ये हमारे देश के अंदर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, सारी चीज़ें जो है वो हमें जीडीपी के अंदर शो होती है और सारी चीज़ें हमें जीडीपी के बारे में बताती है और जीडीपी जो है वो हमारे को टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताती है। इन इंडिया द मेमो टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। यानी भारत के अंदर जीडीपी को कैलकुलेट करना, मेजर करना, उसका पूरा कैलकुलेशन जो है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के पास है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये मिनिस्ट्री क्या करती है? भारत सरकार के अधीन काम करने वाले बहुत सारे डिपार्टमेंट की मदद लेती है, इंडियन स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की, और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP। और उनकी प्राइसिंग, उनकी वैल्यू, उनका टोटल कितना जो है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, इनका टोटल निकालने के बाद में ये एस्टिमेट करती है, अनुमान लगाती है, आकलन लगाती है और पूरा इस तरीके से जीडीपी का बेस जो है वो तैयार किया जाता है और जीडीपी को एक फाइनल रिपोर्ट के रूप में यहाँ पे पब्लिश करने का काम जो है वो गवर्नमेंट की सेंट्रल मिनिस्ट्री करती है। ये हमने 3 सेक्टर को कंपेयर करने का काम करा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स।